बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के दिन बीतते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तगदो में हैं कि इसमें नेकियां समेट ली जाएं, और बहुत सारे लोग इस तगदो में हैं कि इसमें माल समेट लिया जाए ताकि ईद अच्छे तरीके से गुजरे। और हम रमज़ान मुबारक के पहले दिन से लेकर अब तक यही बहस मुबाहिसा करते आए हैं, इसी चीज़ के ऊपर रोशनी डालते आए हैं कि एक किरदार है हुकूमत का जो हुकूमत ने अदा करना है, दूसरा किरदार है फ़र्द वाहिद का जो बहसियत कौम हमें अदा करना है, बहसियत मुसलमान हमें अदा करना है और बहसियत इंसान हमें अदा करना है। इब्तदा से लेके अब तक जितने दिन बीत चुके हैं, इन दिनों में बढ़ने वाली महंगाई जो है उस ग्राफ के अंदर हुकूमती किरदार कितना है और उस ग्राफ के अंदर उस मिडल मैन का किरदार कितना है कि जिस मिडल मैन ने यह सोच के अपनी चीज़ को ज़ख़ीरा किया हुआ था कि जो ही रमज़ान मुबारक के दिन आएंगे इसी से पैसा कमाया जाएगा और इसी से अपनी ईद बेहतर की जाएगी। लेकिन उस सफेद पोश तबके को देखिए कि जो इस वक्त मारा मारा फिर रहा है। आपके कुर्बो जवार में आपको बेशुमार लोग जो हैं वो नजरों से देखते होंगे, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अपने लब की कुफल कुशाई नहीं कर सकते, आपके सामने फरियाद नहीं कर सकते, आपके सामने हाथ नहीं फैला सकते, आपके सामने अपने दिल की बात नहीं रख सकते, आपको ये नहीं बता सकते कि घर के अंदर बच्चे किस तरीके से फाका कशी से जिंदगी गुजार रहे हैं, आपको ये नहीं बता सकते कि उनके बच्चों के लिए जो जहनों के अंदर जहन साजी है वो किस नौइयत की हो रही है। आपको यह नहीं कह सकते कि बच्चे दूसरों के फल देख के हसरत की निगाह से कैसे देखते हैं, वो आपको यह नहीं बता सकते कि उनके दस्तरखानों के ऊपर कौन सी चीजें पड़ी हुई हैं। सियासत का उनसर हमेशा मौजूद रहता है कि सियासी अदम इस्तेहकाम हो तो मुल्क के अंदर मुआशी अदम इस्तेहकाम भी रहता है, लेकिन यह अखलाकी उनसर है। अखलाकी उनसर सिर्फ इन्हीं दिनों में आके क्यों चढ़ाव का शिकार बनता है। उतार अगर हमें देखना है तो वो मुख्तलिफ मौक़ों पे देखने को मिलेगा, लेकिन इस मौके के ऊपर क्यों अपना माल बनाने की तगदो लगी रहती है। सियासी मंजरनामे में बात करेंगे, लेकिन राना साहब की तरफ बढ़ते हैं, इसी अहम पहलू के ऊपर आगाज करते हैं। राना साहब, वो जो हमने पिछले दिनों क्लिप चलाए थे, लोगों की आरा को सुनवाया था कि जो जो दिन बीतते जाएंगे 5वें 6ठे दिन जो है मामलात सेटल होते जाएंगे, आप देख रहे हैं कि सेटल हो गए? हाँ जी, मैं बड़ी तफसील से देख रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर, मैं बड़े गौर से देख रहा हूँ। आज मैं एक ऐसे बच्चे को लाहौर के मारूफ तरीन इलाके के थाने से छुड़ा के आया हूँ जो मेरे सामने गिरफ्तार हुआ। मैं ऑफिस जा रहा था और जैसे ही मैं बिल्कुल गुलबर्ग पहुँचा तो मैच की वजह से रास्ते बंद थे, मुझे अंदर से जाना पड़ा मक्का कॉलोनी की तरफ से। वहाँ पे एक मंडी लगती है फल और फ्रूट की, तो वहाँ मैंने देखा कि एक बच्चे को पकड़ा हुआ था और उसे पकड़ कर थाने ले जा रहे थे। फल फरोश था? नहीं, आम सा बच्चा था। अच्छा। कपड़े बड़े अच्छे पहने हुए थे। हमने गाड़ी खड़ी की, मैं था, मज़हर था, शाहिद साहब थे। हमने पूछा जी क्या हुआ है? उन्होंने कहा जनाब ये बच्चा चोरी करते पकड़ा गया। अच्छा। मैंने कहा जी क्या चोरी कर रहे हैं? उसने कहा जी दुकानदार जो है वो इस तरफ माल सेब तोड़ रहा था, ये 1 दर्जन केले की गुच्छा वो और कुछ सेब पकड़ के भाग रहा था, पकड़ लिए, और हो सकता है ये रोज़ाना ही करता हो। अब वो बच्चा बोल नहीं रहा था, खामोश था। पुलिस भी बुला ली, मैं भी थाने चला गया। हमने छोड़ा, हमने कहा स्टोरी भी हो सकती है और इसके साथ ज़्यादती हो रही है तो भी। खुदा शाहिद, जब हम थाने पहुँचे, आप उस पुलिस वाले से पूछ सकते हैं, जब उस बच्चे को थाने लेकर गए, उससे पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, वो ना बोले। मैंने बड़े प्यार से उससे पूछा, मैंने पुलिस वाले को बताया, एक ठहरे, मैंने उससे पूछा, उसने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा मेरे वालिद साहब फोत हो गए हैं 2 माह पहले, हम खुद ज़कात बांटते थे, साहिब हैसियत थे। वालिद साहब के कारोबार पे, दुकान पे किसने क्या कब्जा कर लिया हम तो छोटे छोटे, हमें कुछ नहीं पता। चौथा रोज़ा है घर में, हम रोज़ा जिस तरह खोलते हैं वो हमें पता था। आज मेरी छोटी बहन ने कहा था मैंने केले और सेब खाने हैं, तो मैं स्कूल से फारिग हुआ हूँ, तो मैं निकला तो मेरे पास पैसे तो नहीं थे, तो मैंने ये केले और सेब, वो केले का गुच्छा और कुछ सेब पकड़ के जाने लगा, मुझे पकड़ लिया इन्होंने।
मैं कसम खाता हूँ मैं चोर नहीं हूँ। उसने बार बार ये बात, अल्लाह भला करे उस पुलिस वाले का, उसने भी उसे प्यार किया, हमने भी उसे प्यार किया। उस फल वाले को बुलाया गया, उसे सारा कुछ बताया गया, अल्लाह उसका भी भला करे। उसने कहा जी बस ठीक है। उसको कुछ फल लेकर दिया, उसके घर का एड्रेस लिया, जो तौफीक होगी उसे पहुंचाएंगे। तो फ़र्क ये पड़ा है कि एक सफ़ेद पोश ऐसे नहीं कर सकता था, लेकिन भाई बहन को रोता हुआ नहीं देख सकता था। माँ के पास पैसे नहीं थे कि उनको रोज़ा ऐसा खिला सकती। तो ये फ़र्क देखा हम किस देखें ना यासर। हाँ आप कर ले बात। सर मुझे वो एक वाक़या याद आया, पहले भी एक बार हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था। किसी इस्लामी मुआशरे का वाक़या नहीं है, यूरोपीय मुल्क, वहाँ पे एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से, ग्रॉसरी स्टोर से एक बच्चा ब्रेड उठाता है और भागता है। ग्रॉसरी स्टोर वाला उसे पकड़ता है, पुलिस को बुलाता है, पुलिस के हवाले किया जाता है और उसके ऊपर जो रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, बाद में जज के सामने अदालत में पेश किया जाता है। बच्चे की उम्र 10 से 12 साल के दरमियान थी। जज साहब उसे पूछते हैं कि क्या तुमने वाकई ये ब्रेड चुराई? तो उसने कहा जी मैंने चुराई। तो जज साहब कहते हैं कि क्यों चुराई? उसने कहा कि जज साहब मैं जो है कोई कमा नहीं सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए चुराई। उसने कहा कुछ कमा लेते हैं? उसने कहा जी चाइल्ड अब्यूज़ लगता है, चाइल्ड लेबर लॉ लगता है, जिसकी वजह से मैं कमा नहीं सकता। उसने कहा तुम्हारी माँ बाप ने तुम्हारी तरबियत ठीक नहीं की? उसने कहा मेरी माँ भूखी घर में पड़ी है, मैंने अजीज़ो अकारिब को पूछा, हमसायों को पूछा, लेकिन किसी ने कुछ ना लेके दिया। उस माँ को बचाने के लिए मैंने ये ब्रेड जो है वो चुराई थी। जज साहब अपनी सीट से खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि ब्रेड को चुराने के जुर्म में $500 जो है वो जुर्माना मैं आयद करता हूँ, और $500 इस अदालत में खड़ा हर शख्स अदा करेगा अपनी तरफ से कि हम बहसीयत मुआशरा जो है वो कसूरवार है। और फिर उल्टा जुर्माना उस दुकानदार के ऊपर किया जिसने उसके ऊपर पर्चा दिया हुआ था। उन्होंने कहा जी हमने अपने मुआशरे में अगर इधर उधर देखना छोड़ दिया है, उसका नतीजा ये निकला है कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस नहज तक पहुंचे। देखें यासर, बड़ी अच्छी बात आपने की। मुझे एक बात बताएं, ये बड़े बड़े लोग, तगड़े तगड़े लोग बात करते हैं, एक दिन हमने बड़ी ज़कात दी है, बैंक भी ज़कात काट लेते हैं, लोग भी कहते हैं ज़कात दी है, बहुत से लोग दावा करते हैं सफ़ेद पोश के घरों में दे के आए हैं। तो मुझे दिखाएं ना, दिखाएं किसको दे के आए। अगर उस बच्चे के घर में पहुंचा होता, अगर उस सफ़ेद पोश के घर में सब कुछ पहुंचा होता, तो क्या वो बच्चा अपनी रोने वाली बहन के लिए इस तरह केले या सेब चोरी करता? उसके घर में क्या आलम होगा अगर उसकी वालदा को यह पता चल जाता, उसकी मां को यह पता चल जाता। उनके पास तो इतने पैसे नहीं होने थे कि वो उसकी जमानत करवा सकते। हम पता किस माशरे में रह रहे हैं? हज में, हज के मामले में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है, उम्रे के मामले में पहले नंबर पर पाकिस्तान आता है। यहां पर दूध बेचने वाला पानी में पाउडर ना मिला ले उसे चैन नहीं आता, किसाई गोश्त को पानी ना लगा ले, हड्डियां ना डाल ले उसमें, पूरे रेट पे ना बेच ले, उसे फर्क नहीं पड़, उस वक्त तक चैन नहीं आता। डॉक्टर कमीशन लेता है मेडिसिन बेचने की, उम्रे के टिकट लेता है मेडिसिन बेचने के, वकील जालसाज को चुराने के पैसे लेता है, पुलिस वाला झूठे मुकदमे दर्ज करने के पैसे लेता है। और इस मुल्क के अंदर जब जो जितना तगड़ा वकील करता है वो कहता है उतनी जल्दी मुझे इंसाफ मिल जाएगा। आप कहते हैं कि सुकून 4 दिन बाद, 5 दिन बाद और चीज महंगी होगी, 6 दिन बाद और चीज महंगी होगी, 7 दिन बाद और चीज महंगी होगी। जब 20वां रमजान आएगा, जब आपने शबीना बननी है, आपने कहना तौबा का वक्त आ गया, तौबा करो, तो इन लोगों को तौबा याद नहीं आएगी। ये कहेंगे चीजें महंगी कर दो। जनाब ईद से 2 दिन पहले पता चलेगा बकरे का गोश्त भी महंगा हो गया, बीफ भी महंगा हो गया, चिकन भी मजीद महंगा हो गया, और भी चीजें महंगी हो गई। ये तो आलम है यार, हम किस माशरे में रहते हैं? क्योंकि हम सब अपनी उस कश्ती में सुराख कर रहे हैं जो कश्ती हमें उस बवर से निकाल के, उस समंदर से निकाल के, उस समंदर से बचा रही है जिसमें हमने डूब जाना था, लेकिन अब हमने डूबने का फैसला खुद कर लिया है उस कश्ती के अंदर सुराख करके। ऐसे ही है, घर के माथे के ऊपर हाज़ा मिन फजली रब्बी लिखवा, और किरदार वो अदा करना है कि जिससे आपने दुनिया को समेटना है, आखिरत को नहीं समेटना। तो फिर क्या भलाई का है? यार सर, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, जिसको मिलता है ना वो लिखा लेता है हाज़ा मिन फजले रब्बी,
और जिसको नहीं ना मिलता वो लिख पता क्या कहता है, अर्राशियो वल मुर्तशिक लहुमा फिन्नार। ये तो आलम हो चुके हैं। वही किरदार, अगर आलिम बेअमल हो तो फिर उसके अमल को क्या करना है, फिर उसके इल्म को क्या करना है। इल्म उतना हासिल करो जिस पे अमल कर सको, यही दुनिया की बेहतरी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बात की जाएगी। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान के इस वक्त सियासी मंजरनामे के ऊपर बात करते हैं, बिलखुसूस उस पे कि जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की बातें चल रही थी और जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के तहफ़्फ़ुज़ात थे, 2-3 दिन हमने इस पर मुफस्सल गुफ्तगू की है, लेकिन अभी तक वो तहफ़्फ़ुज़ात कोई मंजर आम पे नहीं आ सके। एक पैगाम जो कल बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान साहब को भिजवाया गया, क्या वो पैगाम मौलाना फजलुर रहमान साहब तक पहुँच चुका है? उस पैगाम की नौइयत क्या होगी? अली मोहम्मद खान साहब उस पैगाम के हवाले से ये कहते हैं कि हमने मदीना के रियासत के उसूल के ऊपर जो है वो पैगाम मौलाना फजलुर रहमान साहब को भिजवाया है। तो मुस्तकबिल करीब के अंदर ये अलायंस किस हद तक वसी हो सकता है, किस हद तक मजबूत हो सकता है, इसके मकासद क्या हो सकते हैं, और जो मुलाकातें महदूद हैं बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या जो वकालतनामों के ऊपर अभी तक दस्तखत नहीं हो पा रहे, इस ज़मन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लानिंग क्या होगी, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम साहब ने। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख वकास साहब, अभी तक की क्या सिचुएशन है जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के साथ कि उनके पैचअप क्यों नहीं हो पा रहा, और अगर पैचअप हो जाएगा तो कितने अरसे में, और वो तहफ़्फ़ुज़ात जो आप लोगों के गोश गुजार किए गए थे बकौल सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, उसके जवाबात अभी तक आपकी जानिब से नहीं दिए गए, तो जवाबात कब तक भिजवाए जाने का इम्कान है? देखिए सर, एक तो मौलाना हमारी इत्तला है कि वो मुल्क में नहीं रहे, और दूसरी तरफ आपने खुद जिक्र कर दिया अपने इंट्रो में कि किस तरीके से इमरान खान साहब से हमारे दोस्तों की मुलाकातों को महदूद किया गया है, बंद कर दिया गया है। पिछले 5-6 महीने के अंदर सियासी मुलाकात एक दफ़ा भी नहीं हो सकी है, और वो सारी की सारी मुलाकातें जो है वो वकला और फैमिलीज की, और वकला के हवाले से भी आप देखेंगे 2-3 हफ्ते पहले वकला को भी रोक दिया गया। फिर लास्ट मीटिंग में जो स्केड्यूल मीटिंग थी, ये वकला की और रफ़क़ाकार की जो मीटिंग्स होती हैं ये अदालती अहकामात पे है। 6-6 लोग जो है वो थर्सडे को और ट्यूसडे को जो है मिलना लाजिम होता है। तो कोई ऐसा मौका नहीं बन रहा जिस पे खान साहब से उस पर गाइडेंस ली जा सके। खान साहब का हुक्म है कि तमाम जो पार्टीज हैं अपोजिशन की, उनको साथ लेके चलना है, इस फसाई निज़ाम के खिलाफ साथ लेके चलना है, हम आवाज होके चलना है, कानून की बालादस्ती के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए हमने चलना है इकट्ठे। उस हवाले से मौलाना ने हमारी वो जो टीम थी, नेगोशिएटिंग टीम कह लें, जिसको हमने राब्ता कमेटी का खान साहब ने बाद में नाम दिया, जो कि उनके साथ मिली और खान साहब के हुक्म पे वो तात्तुल जो 26वीं तरमीम के वोट के बाद आया वो हमने खत्म किया। उसके बाद एक एलामिया आया जिसमें फ्रेश इलेक्शन की बात हुई, उसमें मौलाना साहब शामिल थे। अब एक कामरान मुर्तज़ा साहब बारहा जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, वो उनकी और असद कैसर साहब की एक सब कमेटी बनी जिसमें उन्होंने कुछ कंसर्न का इजहार किया है, कुछ मुस्तकबिल की सियासी लाएअमल के हवाले से हैं, कुछ कंसर्न्स लोकल हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज ऑल रेडी टू एड्रेस ऑल दोज कंसर्न्स। उनमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको एड्रेस करना जो है वो मुमकिन ना हो, मगर उसमें हमें अपने कायद की रहनुमाई जो है वो दरकार है, और इंशाल्लाह जल्द ही वो पूरा हो जाएगा मामला और उनको कंसर्न्स का जवाब मिल जाएगा। और हमें उम्मीद है कि खान साहब के विजन के मुताबिक हम जल्द ही एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो है हम इसको शिप अप करेंगे और एहतजाज का लाएअमल देंगे। शेख साहब, आज बड़ी देर बाद हमें सलमान अकरम राजा साहब बड़े गुस्से में नज़र आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, मीडिया टॉक के दौरान, और आज बड़ी खुल डुल के उन्होंने बातें की हैं, बहुत हो गई, अब हम निकलेंगे, अब फाइनल राउंड होगा। वाकई अब राउंड फाइनल है? ये लगता है रात में कुछ तब्दीली हुई है। कल रात तो बड़े धीमे मिजाज के साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। देखिए, जितनी सख्तियां, जितने मसाइल, जितनी रुकावटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, नुमाइंदों और हमारे कायद इमरान खान साहब के लिए कर दी गई हैं, इंसान है, सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है, और हमारा तो सब्र का पैमाना जो है वो बार बार लबरेज हुआ है। हमने फिर भी वसीतर उसमें जो है चीज़ों को कंट्रोल में रखा, अपना पुरअमन आईनी हक जो है एहतजाज का वो इस्तेमाल किया। हम ये समझते हैं कि आप जब सारे एवेन्यूज बंद कर देते हैं, फसाइयत की हद कर देते हैं, तो फिर चीज़ें जो है वो फिर प्रेशर सस्टेन आप नहीं कर सकेंगे। उस हवाले से उनका गुस्सा जायज़ है। मैं समझता हूं कि उन्होंने जो बातें की हैं वो हक़ाइक़ से मुनाफी नहीं है,
इंसानों को ज्यादा देर तक आप उनकी मर्जी के खिलाफ जो है नहीं रोक सकते, हमारे लब आप नहीं सी सकते, हमारे आईनी हकूक, हमारे कानूनी हकूक हमें चाहिए, वो हम आपसे लेके रहेंगे। आप बेहतर है कि उसमें रुकावट ना करें, वरना आवाम आपसे अपना हक छीन लेगी। अच्छा, शेख वकास अकरम साहब, शेर अफजल खान मरवत साहब के बारे में बात करनी है। मुझे बादियो नज़र में ये लगा था, ये तासुर मिला था कि शायद वो इस वक्त जितनी भी मरकज़ी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनसे रूठ चुके हैं। मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा जी कि आपने तमाम लोगों के ख़िलाफ़ बातें की, आपने सेक्रेटरी इत्तलात के ख़िलाफ़ भी की, सेक्रेटरी जनरल के ख़िलाफ़ भी की। उन्होंने कहा जी मैंने शेख वकास अकरम साहब के बारे में कोई बात नहीं की, ना मैं करूँगा। अच्छा, उनकी जो जवाब है उससे तासुर ये मिला कि उन्हें वकला के ऊपर एतराज़ है। वो वकला जो जाके मिलते हैं, सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर बहुत एतराज़ है उन्हें, और भी दीगर वकला के ऊपर। आप ये समझते हैं प्रोफेशनल जेलसी है, इसका उनसर कोई दिखाई देता है, कोई शख्सियाती क्लैश था जिसकी वजह से ऐसा हुआ, या फिर ये मामला कुछ और? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये इशू उनकी बड़ी मेहरबानी है जो उन्होंने कहा कि वो ऐसे नहीं करते या ऐसे नहीं करेंगे। उनकी बड़ी मेहरबानी है, इससे ज़्यादा मैं इस पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये कोई काबिले बहस इशू है। वो खान साहब के हुक्म पे एक नोटिस जारी हुआ, फिर उसका एक्सपल्शन नोटिस जारी हुआ, दैट्स अबाउट इट। उनके देखें, जिस आदमी पे गुजरी हो या जिसके साथ हुई हो, उसके अपने कंसर्न होते हैं, उन्होंने अपने कंसर्न आपसे शेयर किए हैं, दैट्स अबाउट इट। सही। अच्छा चलें शेख साहब, हम उनको डिस्कस नहीं करते, लेकिन एक वो सोशल मीडिया, वो कह रही है मैं 10,000 लोगों पर मुश्तमिल एक ऐसा सोशल मीडिया बना रहा हूँ जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का मुकाबला करेगा, तो उस सूरत में भी आप लोग खामोश ही रहेंगे? देखिए सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मीडिया है वो बड़ा वाइब्रेंट है। वो हमारे पेड वर्कर्स नहीं है, वो वॉलंटियर्स हैं जो इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं, और वो बहुत सी जगहों पे हमसे बहुत ज़्यादा जज्बात में होते हैं और जज्बाती होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। वॉलंटियर्स हैं, उनको हम रोक नहीं सकते। हम समझते हैं कि हमारे आईज एंड ईयर्स रहे हैं, उन्होंने हमें इलेक्शन लड़वाए हैं, हमारा पैगाम लोगों तक पहुंचाया है, हमारी गुफ्तगू लोगों तक पहुंचाई है, एंड मतलब आई ओwe इट टू देम व्हाट दे हैव डन फॉर आवर कैंडिडेट्स। तो सीधी सी बात है, बड़ी कॉमन सी बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो एक बहुत ही अहम और बहुत भारी भरकम किस्म की एंटिटी है जो पीटीआई का सोशल मीडिया है। तो वो कहते हैं कि विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन विल गेट टू द ब्रिज, कि जब कभी ऐसा मौका आया तो फिर उसके ऊपर बात करेंगे, अभी तो कोई ऐसा मौका है नहीं। सोशल मीडिया जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो हर तरह की चीज़ का आप समझते हैं कि मुकाबला करने की हैसियत भी रखता है और जवाब देने की हैसियत भी रखता है, बट हम खामखा की कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहते हैं। जब टाइम आएगा फिर देखेंगे, वक्त के साथ ही चीज़ें अच्छी लगती हैं सर। चले, मैं अब उस मामले में नहीं जाना चाहता, आप नहीं जाना चाह रहे। उन्होंने जैसे बातें अली अमीन खान गंडापुर साहब के बारे में भी की हैं कि जिस तरीके से मुझे साइडलाइन किया गया, अब लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। चले, पार्टी के अंदरूनी मामलात है, पार्टी जो है वो फैसला जो है वो खान साहब के हुक्म के ऊपर ही करेगी। सर मेरा सवाल ये है कि खान साहब सर बात पता क्या है जैसे भाई, मैं आपको बताऊं, मेरी बात सुने सर। बात ये है कि इस वक्त इस मुल्क में बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं। इस मुल्क में जमहूरियत की बका का है, रूल ऑफ लॉ का है, डेमोक्रेसी के, ह्यूमन राइट्स के हवाले से बड़े बड़े इश्यूज हैं। दैट्स व्हाई वी एक्चुअली अवॉइड दीज इश्यूज। मैं आजकल हम बाय पॉलिसी भी, हम अपने दूसरे दोस्तों को भी कहते हैं कि इस किस्म के क्वेश्चंस को अवॉइड करें, बिकॉज इट टेक्स undue time and this is not the priority. Priority is something else, so we must talk about priority. ये सारी चीजें जो है ये डिस्ट्रैक्ट करती हैं सारी गुफ्तगू को, that's why हम इसको अवॉइड करते हैं। चले, मेरा सवाल एक कानूनी मंजरनामे से कि 16 दिन हो गए, बेशुमार वकालतनामे जो हैं वो भिजवाए गए, जिनके ऊपर दस्तखत भी हो गए, लेकिन बाद में रिसीव ना हो सके। आज भी कुछ वकालतनामे भिजवाए गए, वो भी वापस रिसीव नहीं हो सके। तो इस ज़मन के अंदर स्ट्रैटेजी क्या होगी? जब वकालतनामे ही आपको नहीं मिल रहे तो केसेस आगे परसू कैसे करेंगे? सर ये देखो ना, ये हमारा हक है, ये किसी भी प्रिजनर का, हर पाकिस्तानी का ये हक है, जो उनके वकील का और उनका किसी का भी वो रिश्ता है, और इमरान खान साहब का उनके पास जाना, जेल में जाना, वकालतनामे, मीटिंग, ये राइट है। राइट, वी आर नॉट आस्किंग फॉर अ फेवर, दिस इज द राइट। आप हमारे राइट्स को जो है वो सप्रेस कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम समझते हैं कि हम अदालत में जा रहे हैं, हम इस पे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और ये बेहयाई को खत्म होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं?
26वीं तरमीम के बाद आपने जजेस अपॉइंट कर लिए हैं, आप जो है वो जेलर आपका हर कंटेम्प्ट में जाके पेश होता है, कमिटमेंट करके आ जाता है, फिर आप अदालत के अहकामात को हवा में उड़ा देते हैं। ऐसे नहीं चलेगा इस मुल्क में, और ऐसे हम नहीं होने देंगे। आप फिर मजबूर करते हैं कि लोग एहतजाज के लिए बाहर निकलें। लोग जो है, जैसे आपने आज जिक्र किया सलमान अकरम राजा साहब का, तो ये ह्यूमन रिएक्शन ऐसे ही आते हैं ना जब आप उनके लिए रास्ते बंद कर देते, तो वो मत करें ऐसे। और ये बिल्कुल हमने आज इसको कंडेम भी किया है, और हम समझते हैं कि फसाई हुकूमत की बेहयाई है, ये नहीं होना चाहिए, ये उनका राइट है, इंपॉर्टेंट केसेस हैं, और जब आप वकालतनामे नहीं देंगे, पटिशंस फाइल करवा के उनकी जो दस्तखत है उस पर नहीं करके हमें वापस देंगे, तो वो डिले होंगे। ये अपनी स्ट्रैटेजी होती है लीगल, एंड दिस इज राइट ऑफ अ प्रिजनर। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हुकूमती इक़दामात के ऊपर बात की जाएगी। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हुकूमती इक़दामात के ऊपर बात करते हैं। हुकूमती इक़दामात जो एक साल में रहे, इत्तेहादी उस हुकूमती इक़दामात से खुश हैं या नाखुश हैं? खुश हैं तो उसका इजहार क्यों नहीं करते, नाखुश हैं तो उसकी वजूहात क्या है? इत्तेहादियों को क्यों नहीं मनाया जा सका, एक अहम अंसर है। बिलखुसूस अगर पंजाब के अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पंजाब के अंदर बोल रही है, वफाक की बेहतरीन इत्तेहादी जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही वजह से वफाक के अंदर हुकूमत मौजूद है, तो उसके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में वफाकी हुकूमत किरदार क्यों नहीं अदा कर रही? या बकौल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनसे सरफ़े नज़र किया जा रहा है, तो उसके पीछे की वजूहात क्या है? क्या उन्हें कोई चीज़ बावर करवाने की कोशिश की जा रही है? इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर कैसर अहमद शेख साहब ने। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसर अहमद शेख साहब, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, चंद साहब ने, नदीम अफजल चंद साहब ने, उन्होंने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा जी कैटल शो करवाया लाहौर में, गवर्नर हमारे मौजूद थे, बड़ा आईनी ओहदा है, गवर्नर को दावतनामा नहीं भिजवाया गया। हाँ, जरदारी साहब आ जाएं तो उनको वेलकम नहीं किया जाता। वो कहते हैं जी हमें यहाँ पे स्टेक होल्डर ही नहीं समझा जा रहा, और हमें नहीं समझ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐसा क्यों कर रही है। तो सर, जब मेन स्टेक होल्डर या मेन जो एलाय है उसके ये तासुरात हों, तो फिर दूसरों के तासुरात तो दूर की बात, अपोजिशन जो मर्जी कहती रहे उसको तो छोड़ दीजिए, एलाय आपके साथ क्यों नहीं मिल रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पीपल पार्टी बिल्कुल हमारी एलाई पार्टी भी है, हमें सपोर्ट भी कर रही है। उन्हीं की वजह से हमारी हुकूमत, उनकी और हमारी अलायंस की वजह से हमारी हुकूमत है, क्योंकि मेजॉरिटी तभी हुई है। ये देखिए, परसों आसिफ जरदारी साहब ने तमाम मिनिस्टर्स को बुला के उनका हलफ किया है, तो ये किस तरह, और तमाम उनके पीपल पार्टी के भी लोग वहाँ मौजूद थे। शेख साहब, सदर साहब जो होते हैं वो उनका फर्ज होता है। सदर साहब नहीं हलफ लेना है सारा, वो कह रहा मोहम्मद बूटे चने वाले ने लेना है, वो तो फर्ज है ना उनका। शेख साहब, नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, हलफ वो तो फर्ज होता है, लेकिन मेरा कहना है उत्थे सारे मौजूद हैं। उत्थे असी आपस मिल के सही, बिलावल भुट्टो जरदारी भी है, उन्होंने बहन भी सी, उत्थे सारे के सारे पीपल पार्टी दे, सलीम मानवी वाला भी सी, हम सब थे इकट्ठे, किसी ने कोई शिकायत नहीं की, कोई बात नहीं है। ये पता नहीं है टीवी पे ही ज़्यादा शिकायत। अच्छा, मैं मिलता रहता हूँ वहाँ पे, क्योंकि कराची रहता हूँ, पीपल पार्टी के तमाम लोग मुझे मिलते हैं। मैं गया हुआ था परसों खुर्शीद शाह साहब के घर वहाँ कराची, क्योंकि उनकी तबीयत का हाल पूछने के लिए गया था। पता नहीं आपने वो देखा है कि नहीं देखा। खुर्शीद शाह साहब को मैं जाके मैं मिला हूँ, हमारे सीनियर लीडर हैं, और 1 घंटा मैं उनके पास बैठ के रमूज सल्तनत पे, हालात पे, मौजूदा हालात पे बातचीत करता रहा हूँ। मैं सारे, आप चेक कर लीजिए, मुराद अली शाह के पास कई बार मेरी मुलाकात हुई है, क्योंकि मेरे पास मेरी टाइम है, और ये मुंसलिक है, सिंध हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट मिल के ये चला रही है, उन्हीं का एक दूसरे से हम मशवरा करते हैं। देखो, फिशरीज में भी सिंध हुकूमत भी है और फेडरल गवर्नमेंट भी है। कोरंगी फिश हार्बर हमारे पास है और किमाड़ी उनके पास है,
तो ये तमाम चीज़ें मैं तो समझ नहीं आ रहा। असम्बली में मिलके हम बैठते हैं, वो हमसे क्वेश्चन करते हैं, तो ये सारे ये देखिए ये तो घर में भी कोई अपना घर के अंदर भी कुछ ना कोई इख्तलाफ तो रहता है। बातचीत जो पॉलिटिक्स में है वो तो तभी होती है। और ये श्योर मैं आपको कहता हूँ कि हमारी पार्टियों का बहुत ही अच्छा इत्तेफाक है। कुछ इख्तलाफात ज़रूर होंगे। मुझे उस दिन मेरे साथ बैठे थे मेरे साथी हैं, तो वो मेरे एरिया के MP तो वो उन्होंने मुझे शिकायत की और उन्होंने कहा कि हमें आप डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं देते। मैंने कहा मेरे हिस्से का प्रोग्राम, आपका भी मेरा इलाका वही है, आप मेरे साथ MPA, आप वहाँ MPA कंटेस्ट करते हैं, मैं MNA कंटेस्ट करता हूँ। तो बेशक आप मुझे बताइए कहाँ जाके आपने डेवलपमेंट प्रोग्राम खर्च करना है, मैं उसी इलाके में हूँ तो आपके साथ वो खर्च करता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इख्तलाफ जो होता है ना जी, वो गवर्नर साहब को है और मैं समझता हूँ उनको भी सॉर्ट आउट करना चाहिए। छोटे मोटे जहाँ इख्तलाफ हैं, हम आपस में रोज़ाना की मुलाकात होती है, उसके मामलात को हल करें। ये चल रहा है, पानी का मामला चल रहा है, जो पंजाब का और सिंध दोनों को उनके अपने हिस्से का पानी मिलना है। हम कोई सिंध के पानी की एक बूंद भी लेना नहीं चाहते। जो हमने अवार्ड में फैसला किया हुआ है सर, आपने लगता है फिर पिछले दिनों वो शर्जील इनाम मेमन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि ये पानी के मामले के ऊपर MQM बोल रही है। ये बात यहाँ पे मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होते हुए यहाँ से कोई नहरें नहीं निकाल सकता। ये उन्होंने कैटेगोरिकली बात की कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ, लेकिन हम पानी कोई सिंध का नहीं ले रहे, अगर पंजाब वाले ले रहे हैं ना, क्योंकि मैं सिंध में रहता हूँ और पंजाब से इलेक्शन लड़ता हूँ। मेरे तो दोनों सूबे अपने हैं, मेरे अपने सूबे हैं और मुझे बहुत अजीज हैं और दोनों को हिस्से का अपना अपना पानी मिलना चाहिए। देखिए किसी के हिस्से का किसी को दूसरे को हिस्सा नहीं लेना चाहिए। इक्विटेबल तभी हमारा मुल्क चल सकता है ना। हम एक फेडरेटिंग यूनिट हैं, तमाम यूनिट मिल के मुल्क बना हुआ है। और ये देखिए इख्तलाफ तो रहेगा, पार्टी के अंदर हमारे इख्तलाफात होते हैं, एक फैमिली में इख्तलाफात होते हैं, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। कभी अच्छा शेख साहब, ये इख्तलाफात तो हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। एक आप चूँकि आप अवामी लीडर भी हैं, अवाम में भी जाते हैं, अपने हलके में भी जाते हैं, लोगों की गमी खुशी में भी जाते हैं, कराची में भी आप सारा माहौल देखते हैं। अपने सीने पे हाथ रख के ये बताइएगा, क्या अवाम को रिलीफ मिल रहा है इस रमज़ान में? देखिए बात सुनिए राना साहब, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए हमारी कोशिश यही है कि आवाम को जल्द से जल्द रिलीफ मिले। देखिए ये जो छोड़ के गए थे 2022 के अप्रैल में, वो तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा था। सबसे पहले पाकिस्तान को बचाना था। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि आवाम को जो रिलीफ मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, या आवाम खुश नहीं है इतना। हालात, महंगाई देखिए ना बहुत ज़्यादा हो रही थी, 22% थी, वो कम होकर 1.5% हो गई। ये नहीं मतलब कि चीज़ों की सस्ती कौन सी हुई है शेख साहब, मैं यही जानना चाहता हूँ। महंगाई 22 से 1.5% पे आ गई, और मुझे बता दें चीज़ सस्ती कौन सी हुई है? आप गए, आपको भी खरीदारी करने गए हैं, केला, माल्टा, सेब, खरबूजा, ये कोई चीज़ लेने गए हैं रमज़ान में? जी नहीं, मैं खुद तो नहीं गया, लेकिन लेता हमारे घर में लेते हैं। अच्छा तो बात ये, मैं नहीं कह रहा सस्ती हुई है, बढ़ने के रेट कम हो गया है। जो महंगाई की शरह हो रही थी ना, सर किस चीज़ का, मैं यही जानना चाहता हूँ। मैं यही जानना, ये मुझे कहता है, सुबह से कह रहा मुझे यासर कि मैंने आज मुर्गी 250 रुपये किलो ली है। मैं कह यार वो मुझे दुकान दिखा दे। कहता मैंने सेब जो है वो 125 रुपये किलो लिए। मैं कहा मुझे भी दिखा दे। कहता केला जो है मैंने 50 रुपये दर्जन लिया। मैं कहा यार मुझे भी दिखा दे। कहता माल्टा जो है वो मैंने 20 रुपये दर्जन लिया। मैं कहा मुझे भी दिखा दे, है कौन सी दुकान? मुझे शेख साहब ने लेके दी। राणा साहब जिस तरह रेट बढ़ रहे थे, रोज़ रेट बढ़ रहे थे, आपके सामने 38% तक चली गई थी। ये जो स्टैटिस्टिक्स है मैंने तो नहीं बनाए, ये तो एक इंडिपेंडेंट इदारे हैं जिन्होंने ये स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं। 38% चला गया था। अब पिछले साल जब हमने शुरू किया तो 22% था, अब वो 1.5% हो गया। अभी देखिए बढ़ना तो होता ही है, कमी होना तो मुल्क के लिए बेहतरी भी नहीं है, वो तो बिल्कुल डेवलपमेंट ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन साथ साथ आप देख रहे हैं कि मार्कअप रेट जो जिसको पॉलिसी रेट कहते हैं, यानी जो कारोबारी लेते थे जिससे फैक्ट्री लगनी है या कारोबार चलना है, वो 22% था रेट। वो अब रेट हो गया 12%। अब शायद और 1-2% 10 तारीख को होनी है दोबारा। अच्छा शेख साहब चले मामूल से हटके, ये जो रोजमर्रा की बातें होती हैं इससे हटके बात करते हैं।
बात करते हैं आपकी वजारत के हवाले से। सर, अगर हम अपने हमसाया ममालिक को देखें, बांग्लादेश को देखें, हम इंडिया को देखें या दीगर इस कंट्री या रीजन के अंदर उन ममालिक को देखें जिन्हें समंदर लगता है, सर ब्लू इकॉनमी के ऊपर बड़ा काम हो रहा है, लेकिन हमारी जितनी भी पोर्ट्स हैं या जितनी भी माहीगीरी वाली सनतें हैं, हम ब्लू इकॉनमी के ऊपर तवज्जो ही नहीं दे सके। सर हजार अरब डॉलर जो है ना, वो आप 5-5 सालों तक निकाल सकते हैं ब्लू इकॉनमी के ज़रिए। हम उसके ऊपर तवज्जो क्यों नहीं दे पाते? वहाँ पे इख्तलाफात ख़त्म क्यों नहीं कर पाते? हम उस रेस में क्यों नहीं आ रहे? बड़ी अच्छी बात की है। देखिए, ब्लू इकॉनमी हमारे यहाँ बहुत कम है, यानी हमारी कौमी आमदनी का सिर्फ आधा फीसद है, दुनिया में एवरेज 7% है, लेकिन अब बेहतर हो रहा है। मैं आपको बताऊं, मसलन हम 2023 में, मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं, आप थोड़ा सा उसके तवज्जो करें। 2023 में जून में KPT जो सबसे बड़ा कराची पोर्ट 1881 में बना था, उसने 2 अरब रुपए कमाया था। आज अभी हम जो क्लोज करेंगे ना ये 25 में, जून 25 में, तो इंशाल्लाह 14 अरब कमाएंगे। 7 गुना इन 2 सालों में बेहतरी हुई है। ओवरऑल हमारे जो SOE हैं ना, जो मैरीटाइम के हैं, वो 100 अरब रुपए कमा रहे हैं। हाँ, होना बहुत ज़्यादा चाहिए, हम उसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ, हर साल हम आपको बढ़ा के देंगे। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे में बात की जाएगी, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामा जो पाकिस्तानी मईशत के साथ वाबस्ता है कि पाकिस्तानी मईशत में बैरूनी इन्वेस्टमेंट की बड़ी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट हो रहा है, वो सऊदी अरब की तरफ से हो, दीगर खलीजी ममालिक की तरफ से हो या यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से हो। जिस तरीके से कैसर अहमद शेख साहब भी कह रहे थे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं और वो कहते हैं कि हम मज़ीद इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हालात किस हद तक साजगार है इन्वेस्ट करने के लिए, और मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तानी जो मार्केट है ये बैनुल अक़वामी मार्केट के लिए किस हद तक वसी होगी, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है फाइनेंस सेक्रेटरी पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट फोरम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, अली खुर्शीद सुल्तान साहब ने। अली खुर्शीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली खुर्शीद साहब, इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन शराकतदारी किन किन उमूर के ऊपर चल रही है और मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान में किस हद तक इन्वेस्टमेंट हो रही है, और वो इन्वेस्टमेंट माजी के इन्वेस्टमेंट से किस हद तक मुख्तलिफ होगी? अच्छा, सबसे पहले तो क्योंकि हमारे बहुत देरीना ताल्लुकात है पाकिस्तान के और सऊदी अरब के, और सऊदी अरेबिया के लिए बहुत बेहतरीन मार्केट है जो पाकिस्तान है, क्योंकि एक तो हमारा कल्चरल बॉन्ड भी है, इकोनॉमिक बॉन्ड भी है, और क्योंकि पाकिस्तानियों के पास सऊदी प्रोडक्ट की और सऊदी लोगों की इज्जत मौजूद है, इसलिए उनके प्रोडक्ट को हम बहुत ज्यादा अहमियत भी देते हैं। और अब क्योंकि SIFC हमारी फैसिलिटेशन काउंसिल बनी थी, उसके अंदर सऊदी अरेबिया जो $25 बिलियन तक इन्वेस्ट करेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर, और उसके अंदर से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट रिफाइनरी के लिए आ रही है। जी हुक्म सर, कितने, रिपीट कीजिएगा, कितने बिलियन डॉलर्स? $25 बिलियन इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट होगी जो सऊदी अरेबिया करेगा ना SIFC के थ्रू। सही। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं अली भाई कि आने वाले दिनों में पाक सऊदी अरब के जो तल्लुकात मजबूत तो है ही, और पाकिस्तान के अंदर भी इन्वेस्टमेंट बड़ी होगी, और सऊदी अरब के अंदर भी पाकिस्तानी जो हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और आपको तो पता ही है अल्बेक भी आने वाला है इंशाल्लाह। तो आप जब पाकिस्तानियों को आप बुलाएंगे, अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे सऊदी अरब से, तो उनको अल्बेक बुलाएंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान। अली भाई, वो इस बारे में बड़ी बातें हो रही हैं पिछले काफ़ी अरसे से कि आरामको तो आ गई, लेकिन अल्बैक अभी तक नहीं आ सका। तो अल्बैक के आने में कितना अरसा मजीद लगेगा ताकि वो आवाम को बता दिया जाए कि इतना अर्जा मजीद लग सकता है? जी तकरीबन 1 साल। असल में ये पूरा उनका बेसिकली प्लान जो है वो वर्टिकल इंटीग्रेशन थ्रू आ रहे हैं। उन्होंने पहले फार्म बनाना है, उन्होंने चिकन जो प्रोड्यूस करनी है जिस हिसाब से उनको चाहिए, और फिर उसके बाद उन्होंने ब्रांचेस का अपना नेटवर्क पूरा डालेंगे, और इंशाल्लाह 200 ब्रांचेस तक इंशाल्लाह खोलेंगे ऑल ओवर पाकिस्तान। अच्छा, ये तो हो गया जी। चले, अल्बैक तो आ गया, अल्बैक की आपने बात बता दी। पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट भी सऊदी अरब की आ रही है। पाकिस्तान से कितनी इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तानी कितनी इन्वेस्टमेंट है जो सऊदी अरब जाके करते हैं, और उनको वहाँ पर जो प्रॉफिट मिलती है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के निस्बत सऊदी अरब में ज़्यादा है? जी बिल्कुल। एक तो सऊदी अरब ने ओपन करनी है अपनी पॉलिसीज, जो इन्वेस्टर आते हैं ना पाकिस्तानी जो यहाँ पर, उनके लिए बहुत आसान हो गया है पूरा प्रोसेस। आप कोई भी पाकिस्तानी जो फॉरेन इन्वेस्टर बन सकते हैं यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर है ना।
और उसके लिए सिर्फ 1 साल की आपको ऑडिटेड स्टेटमेंट चाहिए अपनी कंपनी की, और आप यहाँ पर कंपनी खोल सकते हैं। और आपको पता ही है जैसा कि सऊदी अरेबिया जो है $1 ट्रिलियन से बड़ी इकोनॉमी है, और यहाँ पर स्टेबिलिटी है, यहाँ पर हड़तालें नहीं होती, यहाँ पर कोई इस तरह की छुट्टियां नहीं होती जिसके अंदर आपका कारोबार डिस्टर्ब हो, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर वाकई मार्केट जो है बहुत स्टेबल। अच्छा अली खुर्शीद साहब, जिस तरीके से माजी में बहुत सारे इन्वेस्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने पे, वो टर्की से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हुआ, बेशुमार बैनुल-अक़वामी सतह से भी हुआ। अब की बार ये सिफ्स के थ्रू या वैसे जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, तरीक़ा-ए-कार में तब्दीली क्या है जिसकी वजह से ये हौसला अफजा इस वक्त बन चुका है दीगर इन्वेस्टर्स के लिए कि वो पाकिस्तान की तरफ रुजू कर रहे हैं? बुनियादी तकनीकी तब्दीली क्या देख रहे हैं? सबसे पहली तो जो मैं करना चाहूंगा, जो हमारे इन्वेस्टमेंट की बॉडी बनी हुई है, तो जो जाम कमाल साहब ने जो मोबिलाइज किया हुआ है अपने सारे इदारों को, वो इस कदर बेहतरीन है। अभी यहाँ पर आए हुए थे सऊदी अरब के अंदर, तो हमसे मुलाकात की उन्होंने ना, तो उन्होंने जो चीजें बताई वो इस कदर बेहतरीन है कि कोई भी इन्वेस्टर जो है उसको बहुत आसानी मिल रही है इन्वेस्ट करने के अंदर और पता करने के अंदर कि कहाँ कहाँ वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा इस जो पाकिस्तानी मार्केट है वो इतनी फर्टाइल बनी हुई है, क्योंकि सबसे ज्यादा सस्ती इस वक्त जो लेबर है आपको पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन वो वन ऑफ द चीपेस्ट लेबर जो आपको पाकिस्तान दे रहा है। उसके अलावा पाकिस्तान जो पॉलिसीज है वो इतनी आसान करता जा रहा है ताकि फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो आसानी के साथ पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर सके और अपने मुनाफे भी ले सके अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम कह सकते हैं कि 2025 जो है इसमें पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब से आएगी कि पाकिस्तानी खुशहाल भी होंगे और यहाँ से बेरोज़गारी का खात्मा भी होगा। जी इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि ये सारे जितने प्रोजेक्ट सऊदी अरब के लगेंगे, $25 बिलियन इज अ बिग इन्वेस्टमेंट। इसके साथ साथ आप आरामको के पंप भी देख रहे हैं और अलबेक की भी बातें चल रही है। इस सब के अंदर पाकिस्तानी इन्वॉल्व होंगे, पाकिस्तानी जॉब्स क्रिएट होंगी, पाकिस्तानी इकोनॉमी, पाकिस्तानी बिजनेसेस इनके साथ इन्वॉल्व होंगे, पूरी बिजनेस इन्वायरमेंट को फायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा अली खुर्शीद साहब, $25 बिलियन की आप बात कर रहे हैं, ड्यूरेशन कैप इसका क्या है? यानी कितने अरसे के अंदर ये तमाम तर इन्वेस्टमेंट हो जाएगी? असल में इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो मैच्योर होते होते टाइम लग जाती है ना, क्योंकि उनके लिए टाइम चाहिए होते हैं, उनके स्टेजेस होते हैं। जैसे आपने देखा है अरामको के पंप है, अरामको के पंप कोई यानी कि फॉरेन नहीं है, इनके पीछे बहुत सारी होमवर्क था ना, एक्विजिशंस हुए, पार्टनरशिप्स हुई, फिर उसके बाद उनकी फिजिबिलिटीज बनी, फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन ये जितनी जल्दी हो सके, सऊदी अरेबिया का प्लान यही है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी हो सके इंशाल्लाह। तो पाकिस्तान इसके लिए बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, सऊदी अरब में लोग बैठे हैं, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सऊदी अरब के अंदर भी, और फिर आप वही इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान भी लाने का सोच रहे हैं, कितने % ऐसे पाकिस्तानी हैं जो इन हालात को देखकर आप अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लाने पर गौर कर रहे हैं? जी बहुत सारे पाकिस्तानी है जो इन्वेस्ट, बेसिकली लोग चाह रहे हैं कि पार्टनरशिप्स क्रिएट हो ना, इस तरह के बिजनेस क्रिएट हो जो वर्टिकल, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह बहुत अच्छी है, यहाँ पर मार्केट बहुत अच्छी है, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो पाकिस्तान के अंदर सूट करती है। तो इस तरह इसलिए लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट्स हो या मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें हो वो पाकिस्तान के साथ, क्योंकि अभी ये मेड इन पाकिस्तान एग्जीबिशन भी हमारे पास लगी हुई थी, बहुत सारी पाकिस्तान से कंपनीज आई हैं जो यहाँ पर आई हुई थी ना, तो उन काफ़ी सारे जो पार्टनरशिप्स भी हो गई हैं यहाँ पर, जो लोकल सऊदी कंपनीज, पाकिस्तानी और सऊदी कंपनीज भी हैं। तो बेसिकली इस तरह हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनेंगी उनको बेहतरीन फैसिलिटेशन होती है यहाँ पर सेल करने के अंदर। तो ये एक ऐसा नेक्सस है जो पाकिस्तान को और सऊदी अरब को दोनों को बहुत सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह। ऐसा नेक्सस है जो पाकिस्तान और सऊदी अरब को सपोर्ट करेगा, यहाँ से इन्वेस्टमेंट वहाँ जाएगी और वहाँ से इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगी। यानी ये अगर इसे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट का नाम दिया जाए तो ये गलत नहीं होगा, और ये इन्हेंसमेंट इसकी मुस्तकबिल करीब के अंदर इस हद तक वसी होगी कि पाकिस्तान के अंदर नई जॉब क्रिएशंस होंगी, और पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिहाज से अगर जब इजाफा होगा तो वो मईशत के ऊपर मुस्बत असरात मुरतब करेगा। बहुत शुक्रिया अली खुर्शीद सुल्तान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम हुआ चाहता है मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।